हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए सेकेंड केमिस्ट्री में जो है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में जो है बात की गई है एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि एल्किल हैलाइड कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं। उनमें कौन सा पढ़ा है आपने? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दो कैटेगरी में बांटा गया है ना, SN1 SN2, जो कि आपको GOC में पढ़ा दिया गया। GOC में जो है लेक्चर नंबर 14-15 में आपको पढ़ा दिया गया है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? आपने क्या पढ़ा है? एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया पढ़ा है। विलोपन को भी आपने पढ़ा हुआ है, E1 E2 करके पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि कौन से एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दिखाते हैं, और आपको पढ़ना है अल्फा बीटा विलोपन। ठीक है, जो लिखा गया था आपने जो पढ़ा था वो अल्फा बीटा विलोपन पढ़ा था। और अल्फा बीटा विलोपन में क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक यानी AOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो अल्फा पोजीशन से X निकलता है और बीटा से H निकल जाता है, और इसके फलस्वरूप क्या बन जाता है? एल्कीन का निर्माण होता है। और विलोपन अभिक्रिया में सेटजेफ या जेटसेफ के नियम का पालन हो सकता है अगर दो या दो से अधिक प्रकार के एल्कीन के बनने की संभावना हो। दो या दो से अधिक अलग प्रकार के जो है भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो तो वहाँ पे सेटजेफ या जेटसेफ का नियम लागू हो सकता है। सेटजेफ या जेटसेफ का नियम क्या है कि छोटे सूक्ष्म क्षारक जैसे OH माइनस हो जाए, मेथॉक्सी हो जाए, OCH3, O पे माइनस हो, OCH3 रहे, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, ये सब छोटे क्षारक हैं। या एल्कोहलिक हो यानी OH का मतलब यही है, OH माइनस एल्कोहलिक हो की उपस्थिति में अगर आप एल्किल हैलाइडों में विलोपन कराएं तो विलोपन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होता है। सेटजेफ के अनुसार वह एल्कीन मुख्य रूप से प्राप्त होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एल्किल समूहों की संख्या क्या हो? अधिकतम हो। ये सेटजेफ का नियम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आज किसकी चर्चा होगी? एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे एरिल हैलाइड की अभिक्रियाओं के बारे में। एरिल हैलाइड या हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखो, एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया है आपके टॉपिक के हिसाब से आपको पढ़ना है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया और सोडियम धातु के साथ। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया और किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम वाला थोड़ा MP। और एल्किल हैलाइड की जब भी आप सोडियम या मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे तो उस केस में शुष्क ईथर का होना आवश्यक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं। जब भी एल्किल हैलाइड की चाहे सोडियम से क्रिया कराएं चाहे मैग्नीशियम से कराएं, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है? शुष्क ईथर। ठीक है, तो यही है। क्या पढ़ेंगे आप एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं में? लास्ट पॉइंट क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं में क्या पढ़ना है? सोडियम मैग्नीशियम। यहाँ आप लिख भी सकते चाहे तो कौन सी धातुएं होंगी भाई? सोडियम मैग्नीशियम, जो पढ़ना है आपको टॉपिक के हिसाब से। तो सबसे पहले मैग्नीशियम से पढ़ने आपको। तो अगर एल्किल हैलाइड की जो है शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराई जाए, एल्किल हैलाइड की जो है शुष्क ईथर में किसके साथ में? मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराई जाए तो ये इसको पूरा जोड़ लेना है, RMgX कर लेना। एल्किल हैलाइड की अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर में तो आपको मिलेगा RMgX, और RMgX का नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जो यहाँ पे हैलाइड लेंगे ना, हैलाइड जो आपने लिखा है यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है, या तो क्लोराइड या तो ब्रोमाइड या तो आयोडाइड। तो अगर आपने यहाँ पे Cl लेना तो यहाँ Cl बनेगा, Br लेंगे तो Br बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, Cl लेंगे क्लोराइड बनेगा, I लेंगे आयोडाइड बनेगा। यही चीजें हैं। ठीक, तो देखो यही है ना। अगर आपने CH3Cl ले लिया, इसका नाम मेथिल हैलाइड है, मैग्नीशियम से क्रिया कराया शुष्क ईथर में तो आपको मिलेगा CH3MgCl। CH3 होगा MgCl। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मेथिल। CH3 का नाम मेथिल है, ये मैग्नीशियम है, ये क्लोराइड है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
ठीक है। अगर आपने यहाँ एथिल लिया, एथिल ब्रोमाइड कर लिया, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। ये एथिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया अगर आप किससे करा दें, मैग्नीशियम से करा दें, मैग्नीशियम से कराना है शुष्क ईथर, तो आपको मिलेगा क्या, C2H5MgBr। इसका नाम क्या होगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको किस नाम से जानते हैं, ये जानते रहिए आप लोग, बहुत ही प्रसिद्ध नाम इसका है ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। और आपके बुक में इसका नाम लिखा है, एनसीईआरटी में ग्रीनियार लिखा है, हिंदी में ग्रीनियार लिखा है, अंग्रेजी में ग्रीगनार्ड होता है, तो ग्रीगनार्ड ही लिखें आप लोग, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं इसको, ग्रीगनार्ड रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब अभिकर्मक होता है, तो ग्रीगनार्ड रीएजेंट। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखा आपने कुछ ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के एग्जांपल्स देखा, जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है, और एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड भी हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के एग्जाम्पल होंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, मान लीजिए आपने ग्रीगनार्ड अभिकर्मक के बारे में पढ़ा, ये सब एग्जाम्पल है उसके। भाई यहाँ Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, यहाँ भी Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, उसमें क्या है, बस नाम चेंज हो जाएगा, होगा ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। अब देखो, अगर एल्किल हैलाइड से जो आपने प्राप्त किया है, एल्किल हैलाइड की जो है मैग्नीशियम के साथ क्रिया करके ग्रीगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त किया है, अगर इसकी नेचर के बारे में जानना, इसकी प्रकृति कैसी है, तो देखो ध्यान से, जो ग्रीगनार्ड अभिकर्मक है उसमें एक RMG, उसको बोलते हैं कार्बन मैग्नीशियम बंध। इस बॉन्ड को क्या नाम देना है, कार्बन मैग्नीशियम बंध, और ये मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड होगा, मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड। जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है, इसकी प्रकृति होती है सहसंयोजी। ये यहाँ नहीं, कार्बन मैग्नीशियम जो बंध होता है ये कौन सा नेचर को होता है, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रॉन, भाई मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रॉन देना है ना, मैग्नीशियम का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को देना, तो ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस आएगा, माइनस प्लस आएगा। तो जो ये वाला बॉन्ड है ये होता है सहसंयोजी। कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बोल सकते हैं। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजी होता है, और ये वाला बॉन्ड जो होता है ये आयनिक होता है। मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है, और कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजी। थोड़ा सा आप जानते रहिए, यही लिखा है कि RMGX की जो प्रकृति है आपको जानना है, तो यहाँ पे जो है ये, इसको आप बोल सकते हैं कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा होगा, सहसंयोजी। और ये कौन सा है, मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड, मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड, ये कैसा होगा, आयनिक। मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड आयनिक होगा, और एक ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, सहसंयोजी। इतना बात आप याद रखें, ठीक है। जब भी ब्रेक करना है इसी को ब्रेक करना है, R+Mg वाले, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ना आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी आपको ब्रेक करना हो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, आप ऐसे ब्रेक करना है ना, आप R+ में ब्रेक करें, R- में, और MgX+ यहाँ आना, ऐसे ब्रेक करना, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, रिएक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अब देखो ध्यान से, अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की क्रिया जल, एल्कोहल या अमोनिया से कराया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शुष्क ईथर लिया गया है, नमी नहीं है, शुष्क मतलब नमी नहीं है। अगर नमी होगा ना तो क्या होगा वही आपको जानना है। यहाँ पे शुष्क ईथर क्यों लिया गया है, नम ईथर क्यों नहीं, जल क्यों नहीं, जल के होने से क्या दिक्कत होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, शुष्क ईथर ना लेके नम ईथर लेते हैं, जल रहेगा, तो ये बनेगा ठीक है, लेकिन ये बनने के बाद ये किससे क्रिया कर लेगा, नमी तो है ना, वहाँ जल है, वो जल से क्रिया कर लेगा, बनने के बाद जल से क्रिया कर लेगा, तो ये बन नहीं पाएगा, कुल मिला के आपको ये नहीं मिलेगा, आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन ना, रिएक्शन तो आगे बढ़ जाएगा, इस पे तो रुकने वाला नहीं है, इस पे नहीं रुकेगा। अगर आपने शुष्क ईथर लिया तो यहाँ तक रुका रहेगा, आगे रिएक्शन नहीं होगा। नम ईथर कर लिया तो ये बनने के बाद
जल से क्रिया होगी, और जल से क्रिया होने के बाद जानते क्या हुआ, जल से इसको ऐसे ब्रेक करना है, R माइनस एम जी एक्स और एम जी प्लस रहना है, ये जल से H प्लस को खींचता है। अगर आपने यहाँ पे H2O ले लिया है तो H2O को ऐसे ब्रेक कर लें, H प्लस ओ एच माइनस, तो H प्लस जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या मिलेगा आपको RH। अरे यार R माइनस एच प्लस क्या बना लेगा, RH बन जाएगा, और Mg के पास कौन चला जाएगा, हाँ तो Mg के साथ X भी है, Mg के साथ OH भी आ जाएगा, आप चाहे तो इसको मिला के लिख सकते हैं MgOH X, इस तरीके से लिखा है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अगर कोई पदार्थ इसको H प्लस दे दे, खासकर जल के बारे में जानते रहिए, अगर जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की जल से क्रिया कराई जाए तो ये जल से H प्लस को खींच लेगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। ये आपका एल्केन है, एल्केन के निर्माण का एक तरीका है, एल्केन को बनाने की एक मेथड है ये ना, कि आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लीजिए, जल से क्रिया करा दीजिए, और अगर आप इसका एल्कोहल से भी क्रिया कराएंगे, अमोनिया से भी क्रिया कराएंगे तो यही मिलने वाला है, लेकिन साथ में ये बदल जाएगा थोड़ा सा, बता रहा हूँ क्या मिलेगा। आप सबसे बड़ी बात इस बात को याद रखें, सबसे प्रमुख बात यही है कि आप इस बात को याद रखें कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की चाहे किससे क्रिया कराएं, जल से कराएं, एल्कोहल से कराएं, चाहे किससे कराएं, NH3 से कराएं, ये इन सभी पदार्थों से H प्लस को खींचता है, यहाँ से H प्लस लेगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H प्लस लेगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, R माइनस एम जी प्लस कर लीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा RH में, और साथ में क्या मिलेगा उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। अगर आपने जल लिया है, मैं स्पेशल अलग अलग बात कर ले रहा हूँ कि अगर आपने RMgX लिया है, उसको तोड़ेंगे ना माइनस प्लस, इसकी जल से क्रिया कराए, तो आपको तो ये पता है ना, अगर आपने इसका जल से क्रिया कराया तो ये H प्लस OH माइनस ब्रेक कर लें आप, क्योंकि पहले ब्रेक किया था, H प्लस खींच लेगा, RH मिल जाएगा, और मिल जाएगा MgOH, और क्या मिल जाएगा X। इसका भी नाम जानते रहिए, इसका नाम जानते हैं, खासकर इसी का नाम रखना है, बाकी इसके साथ में जो मिलेगा मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, बना दे रहा हूँ, बस इसका नाम थोड़ा याद रखिए आप लोग, इसका नाम होगा मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हाइड्रोक्सी, इसका नाम हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड इसका नाम होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ये नाम है। अगर देखें ध्यान से, अगर आपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लिया है RMgX, इसकी क्रिया आपने एल्कोहल से करा दिया, किससे करा दिया, एल्कोहल, RO माइनस टूटेगा H प्लस, ये भी टूटेगा किस माइनस प्लस, तो H प्लस को ये ग्रहण कर लेगा, मतलब H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, आपको मिलेगा RH, और क्या मिलेगा Mg के साथ OR कर लीजिए, आप RO नहीं ORX, इसका नाम एल्कोक्सी होगा, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड होगा, ठीक है। अगर आपने R जैसे लेना RMgX ले लिया है और इसकी क्रिया किससे करा दिया, NH3 से करा दिया है, तो यहाँ से भी H प्लस लेगा ना, H प्लस लेगा, और मिलेगा NH2 माइनस, H प्लस, तो वहाँ पे NH2 पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या मिलेगा आपको, ये तोड़ेंगे माइनस प्लस, RH मिलेगा, RH मिलेगा, और क्या मिलेगा MgNH2, और क्या मिलेगा X, यही मिलेगा यार, Mg भाई NH2 इसके पास जाएगा ना, Mg के पास NX मिलेगा, इसको छाप ले फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ रिएक्शन देख लें आप लोग, कि मान लीजिए CH3MgCl इसकी जल से क्रिया कराएंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, तोड़ लीजिए आप, यहाँ माइनस ये प्लस है, इसको तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH4, CH3H का मतलब CH4 मिल जाएगा, CH3H होगा ना तो CH4 मिल जाएगा, और लिखेंगे आप लोग MgOHCl, इसका नाम मीथेन है। अब मान लीजिए इसका, ये आपका एथिल मैग्नीशियम हैलाइड है, ब्रोमाइड है, इसकी अगर जल से क्रिया कराएंगे, तोड़ लीजिए आप,
H प्लस OH माइनस, ये टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, CH को यहीं जोड़ेंगे, क्या मिलेगा C2H6, C2H5H, C2H6 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH3, नहीं लिखना है, C2H5X मिलेगा और मिलेगा MgOH Br, इसका नाम है एथेन। तो आपसे पूछ सकता है कि आप प्राप्त करें, मान लीजिए पूछे कि मेथिल क्लोराइड से मेथेन बनाना, मेथिल क्लोराइड से मेथेन, तो पहले आप क्या कराएंगे, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएंगे शुष्क ईथर में, आपको मिलेगा ये CH3MgCl, मैग्नीशियम से कराएंगे तो मिलेगा CH3MgCl शुष्क ईथर में ना, फिर इसका जल से क्रिया करा दें, मिल जाएगा मेथिल। आपसे पूछेगा कि एथिल ब्रोमाइड मान लो ले लिया, एथिल ब्रोमाइड से एथिल कैसे बनाएंगे, एथिल ब्रोमाइड क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराना है शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में कराएंगे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से, ये मिल जाएगा C2H5NgBr, जल से क्रिया करा दीजिए, मिल जाए एथिल। और अगली अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे आप, धातुओं के साथ अगली अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो अगर आप एल्किल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर में सोडियम धातु से कराएंगे तो क्या होता है, थोड़ा इसे याद रखें आप, थोड़ा इसको याद रखें कि अगर आप लेते हैं एल्किल हैलाइड, क्या लेते हैं एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो ये जुड़ता नहीं, जैसे मैग्नीशियम का जोड़ लिया, इसमें नहीं जोड़ना है। यहाँ देखिए क्या होता है, शुष्क ईथर, तो आप ना अपने मन से देखो, आपको अपने मन से यहाँ पे 2 Na मानना है या यहाँ पे 2 RX, आप यहाँ पे 2 Na 2 RX मान लीजिए, 2 Na और 2 X निकल जाते हैं 2 NaX के रूप में, Cl Br जो भी ले लें, Cl यूज कर सकते हैं, Br यूज कर सकते हैं, I भी यूज कर सकते हैं, I स्पेशल होगा, Cl Br यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, आप लेने एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया कराना है तो अपने मन से दोगुना कर लेना है, मैग्नीशियम केस में दोगुना नहीं करना है, सोडियम के केस में दोगुना कर देंगे तो 2 Na और 2 X निकल जाएगा, 2 NaX और R जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, R मिलता है और यहाँ पे मिल जाएगा 2 NaX निकल जाता है, यहाँ भी एल्केन मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके कार्बन की तुलना में, कैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ CH3Cl लिया है तो यहाँ पे एथेन मिलेगा, भाई 2 CH3 जुड़ेंगे, अगर आपने यहाँ CH3Cl लिया है सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा ना, CH3 जुड़ेंगे, तो वही लिखाया गया है कि एल्किल हैलाइड क्रिया शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अगर कराएंगे, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके दोगुने कार्बन वाला एल्केन, जो एल्केन बनाएंगे उसमें कार्बन की संख्या इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुने कार्बन वाला एल्केन बनाता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हैं, ये लिख देना कि इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, इस बात को आप ब्रैकेट में लिखें बस, इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहा जाता है, वुर्ज अभिक्रिया। अभिक्रिया कहा जाता है, समझ पा रहे हैं आप। तो देखो आप इसको ऐसे लिखें, चाहे ना एक स्पेशल तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैं इजी मानता हूँ इसको, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं RX 2 Na, फिर यहाँ भी XR, वही RX एक ही चीज़ है, आप यहाँ से 2 NaX निकाल दीजिए, इस तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन आप स्पेशल याद रखें इसको, एल्किल हैलाइड का 2 अणु लेना है RX, ठीक है, तो यहाँ 2 Na और 2 X निकल जाते हैं, क्या निकल, शुष्क ईथर रहना है, शुष्क ईथर रहना है, क्या बनेगा, R मिलेगा, वही सेम मिलेगा और 2 NaX निकल जाएगा, ठीक है, 2 NaX निकल जाएगा X। अब मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि आपको एथिल क्लोराइड से एथेन बनाना है, नहीं मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से अगर एथेन बनाना हो, एथिल क्लोराइड से एथेन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराना है, C2H5MgCl बना लेंगे। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर एथेन प्राप्त करना हो तो मैग्नीशियम धातु से कराना है, C2H5MgCl मिल जाना है, जल से क्रिया करा दीजिए, एथेन मिल जाएगा।
लेकिन अगर एथिल से ब्यूटेन प्राप्त करना हो, दोगुने कार्बन वाला एल्कीन प्राप्त करना, मेथिल क्लोराइड से एथिन प्राप्त करना, तो आप इस अभिक्रिया का यूज करेंगे। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? दोगुना कार्बन मिलता है। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आपने CH3Cl लिया है, इसकी क्रिया किससे करा दें आप? सोडियम धातु से कराएं शुष्क ईथर में, तो अपने मन से दोगुना कर लें। आपको ऐसा दिया रहेगा, लेकिन अपने मन से दोगुना कर लेना। शुष्क ईथर, तो यहाँ पे 2-2 कर लेंगे, इसके 2 मोल उसके 2 मोल, तो 2 NaCl निकल जाएगा। ये आपका मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। फिर यहाँ आपको मिलेगा CH3 और 2 NaCl निकल जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? एथेन। अगर मान लीजिए आपने C2H5Cl लिया है, CH3CH2 भी कर सकते हैं, C2H5Cl Mg जो भी Br जो भी कर सकते हैं, चाहे Cl चाहे Br कर लें। सोडियम धातु से क्रिया कराना है, शुष्क ईथर लेना है, तो क्या होगा पता है? 2 NaCl निकल जाएगा और C2H5 को जोड़ लें आप, या सीधा इसको लिखो C4H10, सीधा लिख लो ना C4H10। C2H5 लिखे चाहे क्या लिखें, और अक्सर यही, इसको याद रखें आप। इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। और ये क्या मिला है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? और साथ में 2 NaCl निकल जा रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया? C3H7 मान लीजिए ले लिया आपने, C3H7Cl लिया है, 2 लेना है सोडियम धातु से। जब कराएंगे तो यहाँ पे 2 मान लेना है, सोडियम धातु के केस में 2 मान लेंगे। शुष्क ईथर होगा, शुष्क ईथर। ठीक है, आप यहाँ पे यन लिख सकते हैं। यन का मतलब जानते हैं? अगर यहाँ पे यन लिखा हो, यन नॉर्मल प्रोपिल है, मतलब तीनों कार्बन, हाँ आइसोप्रोपिल तो भी तो होता है। ये प्रोपिल क्लोराइड होगा, लेकिन नॉर्मल है कि आइसो है, उस बात का जिक्र करने के लिए यहाँ पे यन लिखता है। यन का मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे नॉर्मल मान लीजिए, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड है। अगर इससे हेक्सेन बनाना हो, हेक्सेन, तो आप सीधा जोड़ लेंगे भाई, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा? C6 कर लो, H14 कर लो, यही तो है हेक्सेन। जोड़ ले सीधा, C6 का लेना, H14। और यहाँ नॉर्मल का मतलब क्या है? ये तीनों सीधे ही है, ऐसे कर सकते हैं, तीनों से 2 मोल लेना है, तो भाई जोड़ जुड़ जाएंगे, ऐसा मिलेगा ना आपको। ऐसे 6 कार्बन मिलेंगे, इसी का नाम होगा हेक्सेन, इसी का नाम हेक्सेन होगा। और साथ में निकल जाएगा 2 NaCl। ठीक है, फटाफट लिखें। अच्छा देखिए ध्यान से, आपको अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं? अभी आपने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म देखा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया देखा है। ठीक है, ये देखा, विलोपन अभिक्रिया देखा आपने। अभी आप क्या देखेंगे? एरिल हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जो एरिल हैलाइड होते हैं ना, ये धातुओं के साथ मुख्य रूप से क्रिया करते हैं। धातुओं के साथ, सोडियम के साथ कर ले, मैग्नीशियम के साथ कर ले। और एक क्रिया होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो हेलोएरीन है, ये एक एरोमेटिक यौगिक है भाई, हेलोएरीन एक एरोमेटिक यौगिक है। और ये कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ आपको ये जानना है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कम दिखाते हैं, लेकिन कम दिखाते हैं। अधिकांश किसको दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हेलोएरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कम क्यों दिखाते हैं, यही आपको जानना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति जो है हेलोएरीन कम क्रियाशील क्यों होते हैं, यही आपको जानना है। ठीक है, तो यही देखें आप हेलोएरीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि कम दिखाते हैं, और ये क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक पढ़ेंगे सोडियम मैग्नीशियम, इन सब धातुओं के साथ अभिक्रिया, सोडियम मैग्नीशियम जैसी धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप क्या लिखेंगे?
जो हेलोएरीन होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील नहीं होते ज़्यादा। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही ये कौन सी अभिक्रिया दिखा सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सामान्य केस में नहीं दिखाएंगे, बहुत ही विशेष परिस्थिति में दिखाएंगे। हाई टेम्परेचर्स हो, प्रेशर हो, दाब हो, टेम्परेचर हो, तब दिखा दें। सामान्य केस में नहीं दिखाने वाले। अब सामान्य केस में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं दिखाते हैं, उसकी कुछ वजह है। क्या क्या देखिए, पहला क्या है, अनुनाद प्रभाव। ये पढ़ेंगे आप लोग, अनुनाद प्रभाव, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, आंशिक द्विआबंध लक्षण या द्विआबंध का गुण, आंशिक द्विआबंध का गुण। और क्या पढ़ेंगे, CX, जो कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन हाइड्रोजन जो बंध है उसमें कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। हेलोएल्केन दिखाते हैं ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भाई हेलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं, हेलोएरीन नहीं दिखाते हैं। इसकी वजह क्या है, दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा ना, कि हेलोएल्केन क्यों दिखा रहा है और हेलोएरीन क्यों नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, फिनिल धनायन का अस्थायित्व, फिनिल धनायन का अस्थायित्व। और अगला क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही और एरीनों के बीच में प्रतिकर्षण। अब देखो सबसे पहला पॉइंट देखें कि अनुनाद प्रभाव, या आप ये लिख सकते हैं आप लोग, आंशिक द्विआबंधी गुण या द्विआबंध का लक्षण। इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोग, जो हेलोएरीन नहीं होता है इसमें होता है रेजोनेंस, अनुनाद होता है। ठीक है, आप चाहे बना भी सकते हैं, जैसे आपका ये हेलोएरीन नहीं है, ये हेलोएरीन, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो जो लोन पेयर नहीं होंगे वो जो है इधर आएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और लोन पेयर इधर आएंगे। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और लोन पेयर इस कार्बन को प्राप्त होंगे। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये डबल बॉन्ड मिलेंगे और यक्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। फिर क्या मिलने वाला है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन मिलेगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और ये इधर आएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। अगला क्या देखिए, फिर यहाँ है पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है। फिर ये इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा निगेटिव चार्ज और ये इसके बीच क्या मिलेगा, बॉन्ड। आप ऐसा समझ सकते हैं, अगर आपको और भी आसान तरीके से समझना है तो आप ऐसा समझे कि ये जो है ये माइनस ये प्लस आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर एक नया बॉन्ड बना देगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ वाला जो इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस और अगले कार्बन का माइनस बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। ऐसे ठीक है, इसका भी मान सकते हैं, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करें आप, यहाँ आएगा प्लस, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, जो कि आगे बनाना है, समझना, यहाँ बनाना आगे है, तो आप यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज और इस यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा, एक्स पे प्लस आएगा ना। फिर आगे के देखो ध्यान से, आगे क्या होने वाला है, ये आपको मिलेगा, देखो पाई माइनस है, सिग्मा है, पाई, माइनस है, सिग्मा है, पाई है, और ये इधर प्लस भी है, तो ये पाई बॉन्ड जो होगा ना, कॉन्जुगेशन पहले मिल रहा है, माइनस सिग्मा पाई या पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, ऐसा मान सकते हैं। तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो है प्लस माइनस बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वहां पे प्लस था, माइनस है, कोई बात नहीं, जीरो हो जाएगा, नो चार्ज होगा। जो है ऐसा समझ लें कि ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाएगा और वहां पे प्लस है, माइनस जा रहा है, तो वहां पे कुछ नहीं होगा, यहाँ एक नया बॉन्ड मिलेगा। यही होता है रेजोनेंस, अनुनाद यही है, अनुनाद यही। और इसमें देखो, इसमें जो है हेलोएरीन की 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हुई, 5 अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, इनमें जो है ना, देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स में कहीं कहीं डबल बॉन्ड के लक्षण आए हुए, ये इधर इधर सिंगल बॉन्ड है किनारे किनारे पर, और बीच में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें डबल बॉन्ड का लक्षण आया हुआ है। अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, आप इसका क्या बना सकते हैं, अनुनाद संकर,
तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, कितना बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है एक्स कर लेंगे और एक्स इसके बाद देखेंगे ना, जो पाई बॉन्ड नहीं, ये पाई बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है। जैसे इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में, प्रत्येक कार्बन के बीच में जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जो पाई बॉन्ड मिलेगा ना, ये रिंग्स में मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ भी है डबल बॉन्ड के लक्षण। तो जो डबल बॉन्ड का लक्षण होगा, डबल बॉन्ड का जो लक्षण होगा, यहाँ से लेकर पूरे रिंग में घूमेगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इसका मिलेगा अनुनाद संकर, और यही वास्तविक संरचना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, तो पार्शियल प्लस आएगा, यहाँ पार्शियल माइनस आएगा, यहाँ भी पार्शियल माइनस है, यहाँ भी क्या आएगा, हाँ जहां जहां माइनस आया है वहां थोड़ा थोड़ा माइनस दिखा दें आप लोग। अब देखो यही बात हुई कि यहाँ पे जो है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसमें डबल बॉन्ड के लक्षण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाता है एल्किल हैलाइड, और उसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, CX बॉन्ड सिंगल होता है। जो एल्किल हैलाइड होते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड है तो टूटेगा नहीं ना, डबल बॉन्ड का लक्षण है, ये टूटेगा नहीं। और न टूटने की वजह से ही, जब टूटेगा नहीं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोजन को जाना पड़ता है, X माइनस निकलता है और कोई नाभिक स्नेही आके जुड़ता है। और जब डबल बॉन्ड का लक्षण है, टूटबे नहीं करेगा आसानी से। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं टूटेगा, टूटेगा, थोड़ी सी बहुत विशेष परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी, सामान्य केस में ऐसा नहीं होगा। तो यही लिखा गया है ना कि हेलोइरिनो में अनुनाद प्रभाव के कारण आंशिक द्विआबंध का गुण आ जाता है। ठीक है, आ जाता है, लिखिए, जिससे इनमें CX आबंध का विदलन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उसका विदलन, मतलब उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, आप नीचे तो वही लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ लिख सकते हैं चाहे तो इसके नीचे, इसीलिए आप चाहे लिख सकते हैं, इसीलिए हाइलोएरिन क्या होते हैं, किसकी तुलना में भाई, हेलोएल्केनों की तुलना में। मैं तो इसे जानते रहो, इसमें जो है CX आबंध का विदलन क्या होता है, कठिन होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, तो सामान्य कंडीशन में नहीं होगा। तो यही लिख सकते हैं आप लोग, इसीलिए हाइलोएरिन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील। स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अच्छा देखें, और बातें देखें। अब दूसरा बात क्या है, पहला तो यही है कि भाई CX डबल बॉन्ड का लक्षण है, नहीं टूटेगा। भाई आंशिक द्विबंध का लक्षण होता है, इसको पढ़ना है, समझना है आपको। आंशिक द्विबंध का लक्षण आता है अनुनाद की वजह से, और जो है डबल बॉन्ड के लक्षण की वजह से इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या होता है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। अगला बात क्या है कि CX आबंध के संकरण में अंतर, कि जो हेलोएल्केन होते हैं उसमें कार्बन में CX बॉन्ड वहाँ भी होता है, और हेलोएरिनो में भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसमें कार्बन परमाणु का जो संकरण है उसमें डिफरेंस होता है। जो हेलोएरिन या हेलो कह सकते हैं हेलोएरिन, इसमें जो कार्बन है यही है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें ये कार्बन कौन सा संकर है, इस कार्बन में sp2 संकर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 संकर का संकरित कार्बन है। और यहाँ ये आपका हेलोएल्केन है, सिंगल बॉन्ड रहना है। इस कार्बन में कौन सा संकर होगा, sp3 संकर। इस कार्बन में होगा sp2 संकर, और इस कार्बन में क्या होगा, sp3 संकर। अच्छा, जो अगर sp2 संकर है ना, sp2 संकरण है, तो उसमें जो यस का परसेंटेज होता है कितना होगा, आप जो है ना जैसे आप निकाल सकते हैं, हाँ जो है यस का जो कैरेक्टर्स होगा 25% होगा, निकाल सकते हैं आप लोग। ऐसे मान लो ना कि यस का इसे 1 मान लीजिए आप लोग, हाँ ऐसा मान लीजिए, 1 कुल मिला के 3 है। ठीक है, तो यस का निकालना है तो 1/3 कर देंगे, इंटू 100 निकालिए जो भी आ जाए। ठीक है, तो कितना आएगा आपको
100/3, यहाँ पे क्या आएगा 33.33 आएगा। 33.33% होगा। यहाँ पे एस का करेक्टर ज़्यादा है। अगर एस P3 में निकालना हो तो 4 बटा कर लेंगे ना, 1/4 इंटू 100 करके निकाल लेंगे। 4 कक्षक है कुल मिला के, तो यस का एक ही है तो 1/4 इंटू 100 करके निकाल लेंगे आप लोग। यहाँ आएगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे यस का लक्षण जो है अधिक है, यहाँ पे एक्स का लक्षण कम है। तो जिसमें यस का लक्षण ज्यादा रहेगा ना वो वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। देखो, जिसमें यस का लक्षण ज्यादा रहेगा वो वाला बॉन्ड, वो वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, वजह क्या है भाई, इसका भी वजह है कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस, इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस ना भाई, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब देखो, अगर यस का लक्षण ज्यादा होता है तो ज्यादा विद्युतऋणी होता है। किसी कार्बन में अगर यस का लक्षण ज्यादा होता है तो वो कार्बन क्या होता है, ज्यादा विद्युतऋणी। ये कार्बन अधिक विद्युतऋणी होगा और ये कार्बन क्या होगा, कम विद्युतऋणी। तो अधिक विद्युतऋणी तत्व पे जो है प्लस बहुत कम स्थायी होता है। अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर जो है जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, कम स्थायी होता है। निगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पे प्लस का आना थोड़ा सा मुश्किल है। या कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड क्या होता है, sp2 संकरित कार्बन वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है यहाँ पे, और sp3 वाला क्या होगा, कम। ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा CX बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड वीक होगा, कमजोर होगा। इसलिए ये दिखा देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये नहीं दिखा पाता है। जब टूटेगा ही नहीं बॉन्ड तब कहाँ से नाभिक स्नेही आके जुड़ेगा। तो यही बात है कि अधिक यश गुण युक्त कार्बन, लक्षण युक्त कार्बन जो है कार्बन हाइड्रोजन आबंध को दृढ़ता से बांधता है या बांधे रखता है, ऐसा लिख सकते हैं। बांधता है नहीं, बांधे रखता है, ऐसा लिखें। कि जिस कार्बन में यश का करेक्टर ज्यादा होगा वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ज्यादा मजबूती से बांधे रखेगा, उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगला क्या है, मान लीजिए जैसे बात है ना कि मान लीजिए ब्रेक हुआ, जैसे किसी भी कंडीशन से ब्रेक हुआ मान लीजिए, तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे प्लस मिलेगा ना। हेलो एल्केन में तो यहाँ प्लस मिलता है इस कार्बन पे, हेलो एरिन्स में यहाँ प्लस मिलेगा, इसका नाम होता है फेनिल धनायन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपको यही मिलेगा, इसका नाम क्या है, फेनिल धनायन। तो यही लिखा है कि हेलो एरिनो में अगर हेलोजन कैसे भी निकल जाए, ठीक है, हेलोजन के निकलने से अगर ये फेनिल धनायन मिलता है, ये बहुत ही अस्थायी होता है। भाई क्यों अस्थायी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस वगैरह थोड़ी मिल रही है। जैसे ये डबल बॉन्ड कार्बन है यार, ये पाई सिग्मा जैसे इधर मिल रहा है ना, ये प्लस वाले को कहाँ कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ये प्लस वाले को कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है। अगर प्लस आया होता कार्बन पे और उसके समीपवर्ती, जैसे ऐसा प्लस होता सिग्मा होता फिर डबल बॉन्ड होता, जैसे ऐसा रहा होता, जैसे यहाँ प्लस आया है यहाँ सिग्मा, ये डबल बॉन्ड रहा होता फिर स्थायी होता। लेकिन अगर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे प्लस आ जाए, ठीक है। तो ये कार्बन ध्यान दें आप लोग, ये कार्बन जो है आपका है sp2 संकरित, जो आपके लिखा आपने sp2 संकरित कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बहुत ही कम स्थायी में बता रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही कम स्थायी, तो वही लिखा गया है कि हेलो एरिनो में स्व आयनन के फलस्वरूप बना फेनिल धनायन, जो बना फेनिल धनायन होता है ये बहुत ही क्या होता है, अस्थायी होता है। ये बहुत ही अस्थायी है। इतनी 3 रीजन है, ठीक है। अगला रीजन क्या है कि नाभिक स्नेही तथा एरीन के मध्य में प्रतिकर्षण। नाभिक स्नेही तथा एरीन के मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसको समझें आप। अगर देखो इसको थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है। जैसे आपका ये हेलो एरीन है ना, बेंजीन रिंग बनाएंगे आप लोग, ये हेलो एरीन, यहाँ पे आपको पता है ना ये जो बेंजीन रिंग नहीं है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है ना, देख रहे हैं आप लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये जो बेंजीन रिंग नहीं इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। और नाभिक स्नेही ये भी कह सकते हैं, नाभिक स्नेही में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये समझो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के बोल सकते हैं, या ऐसा बोलो अपनी भाषा में आप कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी।
इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और नाभिक स्नेही में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब नाभिक स्नेही यहाँ आएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कहाँ जुड़ेगा वो? पहली बात, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है भाई, कंडीशन आपने देखा है, डबल बॉन्ड का लक्षण है, संकर sp2 है, बॉन्ड मजबूत है। अब मान लो टूटा तो फिर धनायन मिलेगा, बहुत कम स्थायी रहेगा। और अंत में अगर बात करें, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो, किसी तरीके से इधर जुड़ना चाहे, नहीं जुड़ पाएगा। यही जुड़ सकता है इस कार्बन पे, एक्स को हटा के, ये रिंग में नहीं आ सकता, रिंग में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो भी इलेक्ट्रॉन धनी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इसी प्रतिकर्षण की वजह से ये जो है क्या करता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। हाँ, ये मैं बता दूं थोड़ा सा, जो बना ये अस्थाई होता है ना, तो देखो कार्बोधनायन किस मैकेनिज्म में बनता है, SN1 में कि SN2 में? हाँ, तो यहाँ जो है ना SN1 बिल्कुल नहीं होगा, आप लिख सकते हैं आप लोग कि अस्थाई होता है, अतः SN1 अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे धनायन मिला है ना, धनायन किससे मिलता है, SN1 में, तो यहाँ धनायन मिला है, बहुत अस्थाई है, अगर ज़्यादा स्थायी होता तो फिर एक बार SN1 हो जाता। जो कार्बोधनायन मिला है अगर स्थायी रहा होता तो SN1 अभिक्रिया के होने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे अस्थाई है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके विषय में कि SN1 अभिक्रिया के होने की संभावना नहीं है, अतः SN1 अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसा लिख सकते हैं, SN1 अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद ये तो आपने जान ही लिया कि यहाँ पे क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन धनी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला नाभिक स्नेही है, और ये नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन अधिकता है इसमें, और ये रिंग वही क्या है, एरीन इसको बोलते हैं, बेंजीन या एरीन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने पर जो है ये नाभिक स्नेही कहाँ आएगा। इन सभी कारणों की वजह से नाभिक स्नेही जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हेलो एरीन कम क्रियाशील होता है। इसको फटाफट लिखें। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो आपको पढ़ना है हेलो एरिनो में SN2 अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखना। हेलो एरिन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, लेकिन दिखाते हैं तो SN2 अभिक्रिया, सीधे एक सटता है, कार्बोधनायन नहीं बनता है, और वही बहुत ही विशेष परिस्थितियों में, बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में, हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पर जो है होती है। तो उसमें देखो सबसे पहला पढ़ेंगे आप लोग हेलो एरिनो में जो हेलोजन नहीं है, एक्स है, उसको क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन वगैरह, उसको जो है अगर OH समूह हटा दें, जैसे मान लो यही जो है इसको OH समूह हटा दें, तो होगा ना कि प्रतिस्थापन तो हो रहा है भाई, एक OH माइनस नाभिक स्नेही होगा और Cl भी नाभिक स्नेही है, डायरेक्ट हटा रहा है, तो SN2 में ही आता है, नहीं बनेगा कार्बोधनायन, सीधा हटेगा। लेकिन ये बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ, 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब, इसको याद रखना है कि हेलो एरिनो में अगर आपको इसको हटाना है OH समूह के द्वारा, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर याद रखना है कि 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर, ठीक है। अगर इसकी क्रिया जलीय NaOH या QH से कराएंगे तो फिर आपको मिल जाता है फिनॉल। रिएक्शन याद रखो, बस रिएक्शन, टेम्परेचर को याद रखें, रिएक्शन 623 केल्विन ताप है, 300 ATM दाब, ठीक। अच्छा देखिए ध्यान से, तो अगर आप यहाँ पे ले लें जलीय NaOH, एक्वस NaOH लेंगे और दो अपने मन से दो अणु मान लीजिए इसके, बताऊंगा क्या होगा। और किसकी उपस्थिति में भाई, ये लिखना बहुत जरूरी है, 623 केल्विन ताप होगा और 300 ATM दाब, इसको लिखना बहुत आवश्यक है। 2 मोल NaOH की यूज करना है आप, जली एक्वस लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से होता क्या है, तो यहाँ पे 2 NaOH नहीं, 2 NaOH, तो यहाँ पे NaOH के 2 अणु हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, यही बता दीजिए आपको, NaOH प्लस NaOH है ना, इसके 2 अणु हैं, इनमें क्या होता है कि ये AH और OH, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 NaOH लेना है तो 2 NaOH होते हैं, एक का OH और एक का H मिलकर क्या निकाल लेता है, H2O निकाल लेता है, इस बात को याद रखना है आपको। अब बचा क्या है, मतलब हाँ जो ONA नहीं बचा है,
ONA वो जाके Cl को हटा देगा। या ऐसा समझे आप लोग कि Na और Cl निकल जाते हैं, Na और Cl निकल जाते हैं, बहुत विशेष कंडीशन है, ठीक है। H2O निकलता है, Na और Cl निकल जाते हैं, ONA बचा है, वहां जाके वहां जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से एक NaCl निकलता है और एक H2O निकलता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब बचा क्या है आपको मिलता है O माइनस और Na+, ऐसा मिला है। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है फिनाक्साइड आयन। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर O माइनस है ना, फिनाल ऐसा मानो कि फिनाल से अगर H निकल जाए तो उसको जो O पे निगेटिव आएगा उसका नाम होता है फिनाक्साइड। क्या होता है? फिनाक्साइड। तो इसका नाम पूरा होता है सोडियम फिनाक्साइड। O माइनस को तो बेंजीन के ऊपर O माइनस तो फिनाक्साइड आयन होगा, Na भी है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम फिनाक्साइड। जितना मिला है, स्टेप याद रखें आप रिएक्शन को। इसके बाद इसकी क्रिया HCl से करा दें आप। किससे करा दें? HCl। तो यहाँ से NaCl निकल जाता है और मिल के आता है आपको OH, यही तो है फिनॉल। पूछता है बहुत बार कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, बहुत ही विशेष कंडीशन है। 623 केल्विन ताप, 300 ATM दाब, फिर कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, जली NaOH के साथ कराना है। रिएक्शन को याद रखें आप लोग, फिनॉल मिल जाता है। अगर देखें ध्यान से, अगर आपको इतना लंबा नहीं कराना है, शॉर्ट में कराना, जैसे इतना, ये तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसको याद रखें, अच्छा रहेगा। अगर आपको तुरंत ही कराना हो इसी को, या करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन, आप इसको लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, और फिर क्या करा सकते हैं, लिख लो NaOH, बस ऐसा लिख दो, बस तुरंत NaOH, ठीक है। और कौन सा टेम्परेचर का डिमांड है? 623 केल्विन है और 300 ATM दाब है। इसके बाद यहाँ लिख दें H+, मतलब HCl लिख लो, यहाँ पे आप यहाँ पे H+ भी कर सकते हैं, चाहे HCl लिखो चाहे H+ लिखो, कुल मिला के हमको H+ को वहाँ जोड़ना था, तभी फिनाल मिलना था। HCl यूज किया तो फिर ठीक है, नहीं तो आप H+ लिख लें, तो डायरेक्ट ये मिलेगा। ये अगर आप ये NaOH करते हैं, 623 केल्विन ताप है, 300 ATM दाब है, और H+ का यूज साथ में एक ही स्टेप में कर दो, सीधा क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन से क्या मिल जाएगा? फिनॉल। इस बात को याद रखना। H+ लिखा है, टेम्परेचर वगैरह लिखे हैं, सीधा Cl को हटा के OH ला देना, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। अब कैसे मिला? स्टेप बाय स्टेप की चीजें आपने देखी है, ठीक है। अब बात करें, अगर यही हेलोएरिन नहीं, इसके आर्थो और पैरा स्थिति पर क्या लग गया? हाँ, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लग जाए, कहाँ भाई? आर्थो एवं पैरा स्थिति पर, तो इसकी क्रियाशीलता और भी बढ़ जाएगी। ये क्लोरोबेंजीन आपका है, और यहाँ पे क्या लग गया है? अगर इसके आर्थो पोजीशन, जो आर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, उस पर क्या लग गया है? एन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, तो यहाँ ऐसा समझ लें आप लोग कि जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो तभी तो नाभिक इसमें आके जुड़ेगा, जल्दी से प्लस आएगा तुरंत जाके जुड़ जाएगा। भाई अगर जल्दी से यहाँ पे प्लस आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कारण पे जल्दी से प्लस आएगा ना, तो जब जल्दी से प्लस आएगा तो जल्दी से जुड़ जाएगा, कोई नाभिक इसमें नहीं आता। तो यही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ा देगा, किसकी? हेलोएरिन की। और कहाँ पे जुड़ता है? विशेष रूप से आर्थो और पैरा पर। मेटा पर कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मेटा पर जुड़ेगा तो कोई इफेक्ट नहीं, खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखें ध्यान से, अगर आर्थो में बात करूँ, ऐसे ना क्लोरोबेंजीन लिया है, यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहा जाता है, खींचने वाला समूह। तो अगर ये लगा दिया है आर्थो को, तो यहाँ पे जानते हैं टेम्परेचर का जो डिमांड होता है, आप लिख लेंगे यही NaOH होगा। यहाँ जो टेम्परेचर होता है 423 केल्विन लिख लेना, जैसे लिख सकते हैं 468 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे H+ लगा दें, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लोरोबेंजीन लेंगे, NO2 रहेगा ना, तो यहाँ पे अगर इसकी क्रिया कराएंगे, सीधा आपको यहाँ थोड़ा टेम्परेचर रखना पड़ेगा हल्का सा, ठीक। तो ये कराएंगे तो आपको मिल जाएगा
जो यहाँ पे टेम्परेचर 623 नहीं था, थोड़ा उससे कम होगा, बस यही। ज़्यादा क्रियाशीलता बढ़ेगी तो टेम्परेचर उससे कम होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा OH और यहाँ पे NO2 मिल जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एक आर्थो के पैरा पे लग जाए तो और टेम्परेचर की कम आवश्यक, और टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी उसकी और कम हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर को कर लें, मतलब यहाँ पे अगर आप जो है आर्थो और पैरा पर दोनों पोजीशन पे क्या लगा दें, NO2 समूह लगा दें, यहाँ दोनों लगा दें, तो उस केस में ना इसकी जो क्रियाशीलता होगी और बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का डिमांड और कम हो जाएगा। यहाँ पे 368 केल्विन पर भी काम हो जाएगा। हाँ, दाब वगैरह कोई खास आवश्यकता नहीं, टेम्परेचर को याद रखें आपको। दाब वगैरह यहाँ याद रखना है, टेम्परेचर की केस यहाँ याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कुल मिला के आपको ये बताया जा रहा है कि NO2 समूह के आने पर क्रियाशीलता बढ़ रही है, कम टेम्परेचर पर ही क्रिया हो जा रही है। मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि NO2 समूह आया है तो क्रियाशीलता बढ़ी है, कम ही टेम्परेचर पे काम हो जा रहा है ना, ज़्यादा टेम्परेचर की तो नहीं आवश्यकता। तो यहाँ पे अगर आता है तो उस केस में यहाँ जो लेंगे NaOH लेंगे आप लोग, जली NaOH, और यहाँ पे टेम्परेचर की जो आवश्यकता होगी 368 केल्विन होगी, और अम्ल से क्रिया कराएंगे, सीधा वहाँ पे OH लगाना है। तो यहाँ पे OH, NO2 तो रहेगा भाई, NO2 को हटाना नहीं है, ये मिलेगा। और मगर अगर ध्यान दें, अगर तीनों ही पोजीशंस पे क्या आ जाए, मतलब प्रत्येक आर्थो और प्रत्येक पैरा, मतलब एक पैरा है, यहाँ पे NO2 लग जाए और दोनों आर्थो पोजीशंस पे NO2 लग जाए, इसकी क्रियाशीलता और भी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी क्रियाशीलता और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ना केवल जल के साथ हल्का सा हीट कर देना है, तुरंत क्रिया हो जाएगी, ज़्यादा गर्म नहीं करना। जल के साथ हल्का सा हीटिंग कर देंगे, तुरंत ये क्रियाशील, तुरंत क्रिया कर लेता है। और यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH मिल जाएगा और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, NO2। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल, या इसको शॉर्ट में TNP के नाम से जानते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप जानते रहिए कि मेटा पर आने पर क्यों कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दें, आपने लिखा है आर्थो और पैरा पर अगर NO2 रहेगा तो उस केस में क्रियाशीलता बढ़ेगी, अगर मेटा पर NO2 हो तो क्रियाशीलता क्यों नहीं बढ़ेगी, उसकी मैं हल्का सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको हल्का समझे बस। मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसके सापेक्ष में अगर NO2 यहाँ आ जाए तो क्रियाशीलता बढ़ेगा, पैरा पर रहेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगा, लेकिन मेटा पर कोई खास इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, इसकी वजह, पैरा पर, मेटा पर तो कोई खास इफेक्ट, नो इफेक्ट होगा, और पैरा पर तो प्रभाव होता है। आर्थो पैरा पर होगा, मेटा पर नहीं होगा। जानते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, भाई भेजता है ना, लोन पेयर वगैरह इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो आर्थो पे निगेटिव आएगा। आपने देखा अभी स्ट्रक्चर में मैंने जब बनवाया था, अगर आपने हेलोजन लगाया था, क्लोरीन लगा लेना, क्या दिक्कत है, क्लोरीन अगर लगा लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आता है, आर्थो पे आता है, फिर पैरा पे आता है, फिर कहाँ आता है, आर्थो पे आता है। मेटा पे इफेक्ट नहीं आता है ना, मेटा पे इफेक्ट नहीं आता है। तो देखो अगर आर्थो पे निगेटिव चार्ज है और ये कौन सा ग्रुप है, -M समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो अगर निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्थायी बनाएगा ना, देखो निगेटिव चार्ज कब ज़्यादा स्थायी होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। निगेटिव चार्ज कब ज़्यादा स्थायी होगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। और पॉजिटिव चार्ज कब स्थायी होता है, जब इलेक्ट्रॉन भेजा जाए। तो ये निगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे NO2 आर्थो पर है तो आर्थो पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और आर्थो पर NO2 है, वो उसको स्थायी बनाएगा, थोड़ा सा स्थायी बना देगा। पैरा पे रहेगा तो भी वहाँ भी स्थायी बना देगा, यहाँ पे भी भाई, ये थोड़ा सा पैरा कर लेंगे आप लोग। पैरा पे भी अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो NO2 है, स्थायी बनाएगा थोड़ा सा, लेकिन मेटा पे तो कुछ नहीं आता। मेटा पर भाई निगेटिव नहीं आता, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव आता है, तो ये मेटा वाला कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और आर्थो और पैरा वालों को NO2 क्या बनाएगा, स्थायी बनाएगा। आर्थो के केस में अगर NO2 हो और कहाँ हो, पैरा के केस में अगर NO2 होगा, तो इन दोनों केस में स्थायी बनाएगा, और इस केस में स्थायी
नहीं बनाएगा। वजह थोड़ा जानते रहिए बस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसको फटाफट लिखना। अच्छा देखो ध्यान से, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस पर ध्यान रखना है आपको। देखो हेलोएरीन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN2 को दिखाते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। टेम्परेचर की डिमांड होती है, हाई टेम्परेचर पे दिखाएंगे और प्रेशर रहना चाहिए। उसमें सबसे प्रमुख आपका वही पहला वाला थोड़ा याद रखें, पूछता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनाइल कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा 623 केल्विन ताप होगा, 300 ATM दाब होगा। जलीय NaOH से क्रिया कराएंगे तो थोड़ा सा सोडियम फिनाक्साइड मिलता है, फिर अम्ल से क्रिया कराने पर फिनाइल मिलता है। ये थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, याद रखें रिएक्शन वाली बात, ठीक है। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यही बताया कि हेलोएरिनो में जो हेलोजन नहीं होता, हेलोजन वो इलेक्ट्रॉन भेजता है ना भाई, उस पर होता है लोन पेयर। हेलोजन पे भाई आपने अभी देखा, स्ट्रक्चर को देखा है कि उसमें जो हेलोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को भेजता है लोन पेयर होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आता है, आर्थो पे आएगा और कहाँ आएगा, पैरा। तो देखो जो मैंने बताया ना कि अगर हेलोएरिन्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो यहाँ पे कोई नाभिक स्नेही आके नहीं जुड़ सकता है। कौन जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ सकता है। ध्यान दें आप लोग, बेंजीन रिंग में कौन आके जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही आएगा। यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये नहीं आके जुड़ने वाला। तो इसी वजह से ये कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं सामान्य केस में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आराम से जोड़ लीजिए, कोई पॉजिटिव चार्ज हो वो जाके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ेगा, H को हटा देगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में यही होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ जाए, ठीक है। तो यही है कि जो हेलोजन सम परमाणु होता है वो आर्थो पैरा निर्देशक होता है। आर्थो पैरा निर्देशक का मतलब है आर्थो पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन को भेजता है, तो वहीं आके समूह जुड़ते हैं। आप आर्थो और पैरा निर्देशक के लिए एक और वर्ड लिख सकते हैं, आर्थो पैरा सक्रियक भी कह सकते हैं। आर्थो पैरा को क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है इलेक्ट्रॉन भेजकर। आर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन भेजकर क्या बनाता है, सक्रिय। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही फटाफट वहीं जुड़ जाएगा, आर्थो पैरा और पैरा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है हेलोजनन के बारे में, सल्फोनन के बारे में, सल्फोनीकरण के बारे में, सल्फोनन, हेलोजनन, नाइट्रोकरण। और इसके बाद पढ़ा है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। दो टर्म पढ़ा है आपने, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्कीरन और एसीरन के बारे में पढ़ा है आपने। तो देखिए ध्यान से, तो अगर हेलोजनन कराया जाए, क्लोरोबेंजीन का क्या कराया जाए, हेलोजनन, हेलोजन को जोड़ा जाए, इसके लिए उत्प्रेरक क्या होगा, निर्जल AlCl3। क्लोरोबेंजीन में हेलोजन को जोड़ा जाए तो इसके लिए उत्प्रेरक क्या यूज करने वाले हैं, निर्जल AlCl3। ये तोड़ेगा Cl+ में और Cl- में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, Cl+, यही जाके जुड़ने वाला। ये Cl+ जाके जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर और पैरा पर। दो प्रोडक्ट मिले, Cl+ कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर और पैरा पर। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, Cl एक आर्थो पे मिलेगा, ये पैरा होगा। आप इसको आर्थो उत्पाद कह सकते हैं, और ये कौन सा उत्पाद है, पैरा उत्पाद। ये मुख्य होगा भाई, आर्थो और पैरा में पैरा वाला ज्यादा बनता है, आर्थो वाला कम बनता है। वजह जानते क्या है, देखो इसके पास भी लोन पेयर्स वगैरह हैं, या ऐसा बोल सकते हो ना, इसके पास भी लोन पेयर है भाई, इन दोनों के पास लोन पेयर है, पास पास होंगे तो परस्पर प्रतिकर्षण करेंगे ना, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने की वजह से कम बनता है, कम मतलब एक कम स्थायी होता है, और ये वाला क्या होता है, ज्यादा स्थायी बनता है, मुख्य रूप से बनता है। आर्थो पैरा में आर्थो वाला कम बनता है सामान्य केस में, क्योंकि वहाँ यही कंडीशन है कि पास पास ग्रुप होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे जो है आर्थो उत्पाद अल्प होता है, पैरा उत्पाद मुख्य होता है। यहाँ बात करें तो आप इसको ब्रेक करें, नाइट्रोकरण में क्या यूज करते हैं, इसको याद रखना है। हेलोजनन में विशेष रूप से क्या पढ़ना है, क्लोरीनन पढ़ना है, क्लोरीन से क्रिया करानी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। FeCl3 भी यूज कर सकते हैं आप लोग। और अगर आपको कराना है नाइट्रोकरण, तो आपको किससे क्रिया करानी है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 इसको ब्रेक करता है किसमें, OH- में, NO2+ में। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं OH- में, और किसमें भाई, NO2+ में। स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, ठीक है। H2SO4 इसको ब्रेक करता है OH- में और NO2+ में। अब यही इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जाके जुड़ता है, NO2+ जाके जुड़ेगा, कहाँ का जुड़ेगा, वही आर्थो और पैरा पर।
तो यही है, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार NO2 आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा। ये आर्थो उत्पाद है, ये पैरा उत्पाद है। ये मुख्य रूप से बनेगा और ये अल्प बनेगा। इसकी बात करें, सल्फोनन में किससे क्रिया कराना है, सांद्र स्टीरियोसोफोर्स, सांद्र स्टीरियोसोफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप इसको ब्रेक कर लें OH माइनस में, और ये SO3H और यहाँ पे प्लस आएगा। इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए यार, इस प्रकार से बनता है ना। HNO3 कैसे बनता है, OH बनता है और N डबल बॉन्ड होता है, एक ऐसे उपसंयोजी बंध बनता है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो इस पे आएगा प्लस और OH पे क्या आएगा, माइनस। H2SO4 कैसे बनता है, OH S डबल बॉन्ड O फिर OH, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, OH माइनस मिलेगा और ये पूरा मिलेगा SO3H और इस पे प्लस आ जाएगा। यही जाके जुड़ता है, यही जाके जुड़ता है, ये यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो क्या क्या मिलेगा आपको, Cl के सापेक्ष SO3H एक बार आर्थो पर मिलेगा और एक बार कहाँ मिलेगा, पैरा पर। ये क्या बनेगा, ये अल्प बनेगा, ये आर्थो उत्पाद है, ये पैरा उत्पाद। इसको मुख्य मान लीजिए आप लोग, इसको क्या मानना है, अल्प। इसके बाद देखें ध्यान से, एक और अभिक्रिया देख रहे हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये चीजें भाई इतना तो आपने पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, सल्फोनन है, सांद्र स्टीरियोसोफोर से क्रिया कराना है। नाइट्रोकरण में सांद्र HNO3, सांद्र स्टीरियोसोफोर से कराना है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें जानते हैं क्या कराना है, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे आप लोग। दो प्रकार से अभिक्रिया पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एल्कीलन, एल्कीलन इसमें क्या कराते हैं, RX से क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। आप इसमें जो है किसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन लेंगे आप, क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करा सकते हैं RX। इसमें क्या हो सकता है, R के स्थान पे क्या हो सकता है आपका, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ये सब ग्रुप आप लगा कर सकते हैं। ठीक है, CH3 C2H5 चाहे जो हो जाए, जब क्रिया कराएंगे तो R प्लस आएगा, X पे क्या आएगा, माइनस। कौन तोड़ेगा इसको, निर्जल AlCl3 ले ले, निर्जल AlCl3। ठीक है, तो ये R प्लस R X पे माइनस आएगा, तो R कहाँ कहाँ मिलेगा, आर्थो और पैरा पे मिलेगा। Cl के सापेक्ष R एक बार आर्थो पर मिलेगा और एक बार कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ये अल्प CH3 कर सकते हैं आप लोग, CH3 लेंगे, CH3 कर लेंगे, C2H5 कर लेंगे। तो ये आर्थो उत्पाद है और ये कौन सा उत्पाद है, पैरा उत्पाद। ये अल्प होगा और ये मुख्य होगा। इसके बाद अगला क्या है, अगला है आपका एसीलन या एसिटिलन भी कह सकते हैं, एसीलन या एसिटिलन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें आप ले लें क्लोरोबेंजीन, ले लें क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करा दो RCOCl से करा दो। RCO में क्या होगा, CH3CO, मान लीजिए चल कर लिया आपने CH3COCl, चलो हो सकता है RCOCl, उसमें CH3CO करा देना, RCOCl के साथ अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, CH3COCl मिलेगा, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन भेजने वाला है ना भाई,
आर्थो पैरा पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। किसकी उपस्थिति में टूटेगा ये? निर्जल AlCl3। ठीक है, तो ये ग्रुप कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? इसको बोलते हैं एसिटिल समूह। ये एसिटिल समूह है CH3CO+। तो एक बार आर्थो पे मिलेगा, एक बार ये मिलेगा C डबल बॉन्ड ओ CH3 आर्थो पर मिलेगा, और एक बार कहाँ मिलेगा? पैरा पर। ये आर्थो उत्पाद है और ये कौन सा उत्पाद है? पैरा। ये मुख्य होगा और ये कौन होगा? अल्प होगा। लास्ट देख लें आप, अगर आप लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करा दो C6H5 C डबल बॉन्ड OCl से करा दो। ठीक है, ये तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। ये टूटेगा ऐसे ही ना, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। किसकी उपस्थिति में कराएंगे आप? CH3COCl, अरे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3, इसको आप जोड़ लेंगे आर्थो पैरा में। Cl के सापेक्ष आप जोड़ लीजिए, ये Cl है, इसके सापेक्ष आप C डबल बॉन्ड O C6H5, ये आर्थो होगा और ये पैरा होगा। इतना लिख लेंगे कि कौन ज्यादा कौन कम बनेगा। प्लस C डबल बॉन्ड O C6H5, आर्थो है, ये पैरा है। इतना फटाफट लिखना है। अच्छा देखो ध्यान से, हेलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रियाओं में तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, पढ़ लिया आपने कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है हेलो एरिन। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एरिन हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया में आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, और किसके साथ पढ़ेंगे? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। यही पढ़ना है आपको। अच्छा देखो ध्यान से, तो यही है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया अगर बात करें एरिन हैलाइड की, तो पहला क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम धातु के साथ। तो आपने पढ़ा नहीं था कि जैसे अगर एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराए शुष्क ईथर में, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके क्या बनाता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जल से क्रिया करके एल्केन बना लेता है। जल से क्रिया करके वहां से H+ को प्राप्त करके क्या बनाता है? एल्केन। ठीक इसी प्रकार अगर आप लेते हैं एरिल हैलाइड, क्या लेंगे? एरिल हैलाइड, वो भी शुष्क ईथर में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके बनाएगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या बनाएगा? एरिल, भाई एरिल ग्रुप रहेगा, फिर बीच में मैग्नीशियम, फिर हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ये भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड भी क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। एल्किल समूह लीजिए चाहे एरिल समूह लीजिए, कोई बात नहीं है। तो यही है, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे आप क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। देखो ध्यान से, अगर इसकी जल से क्रिया कराएं, ये वाला थोड़ा याद रखें आप लोग, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की जल से अभिक्रिया और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड की जल से क्रिया, इस पोर्शन को याद रखना है। ठीक है, तो अगर इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो यही है ना, मैंने बताया था भाई ये वाला बॉन्ड, ये थोड़ा इसको लिखेंगे आप लोग, Mgx होना चाहिए। C6 लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ आप लिख सकते हैं एरिल हैलाइड, या C6H5X लिख सकते हैं, भाई एक ही है। चाहे ये बेंजीन रिंग बना के X लिखें, चाहे ये C6H5X, यहाँ पे C6H5 है, इसका नाम एरिल हैलाइड है, इसका मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराया जाए। ठीक है, मैग्नीशियम धातु से, तो शुष्क ईथर में बनेगा क्या? C6H5Mgx, या फिर ये बेंजीन ग्रुप Mgx। C6H5Mgx बनेगा, या फिर क्या बनेगा? बेंजीन और Mgx मिलेगा, इसका नाम क्या होगा? एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। ये भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक है,
और यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या ले सकते हैं आप लोग, Cl Br या I, या तो Cl या तो Br या तो I। अच्छा मैं बात करूं अगर इसकी जल से क्रिया कराएं, इसकी नेचर की बात करने अगर, इसकी प्रकृति की बात करें, ये वाला बॉन्ड नहीं है, आपने पढ़ा था कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड जो है, तो देखिए ध्यान से, यही है एरियल मैग्नीशियम हैलाइड है। अगर इसकी जल से क्रिया कराएं और इसके नेचर्स के बारे में जानते रहे ना, इसकी प्रकृति क्या होती है, सहसंयोजी होती है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ये सहसंयोजी होता है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है, आयनिक होता है। तो आप इसको जब भी ब्रेक करना है ऐसे ब्रेक करना, इधर आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, ये सब जानते रहिए आप लोग। और इसके बाद अगर इसकी जल से क्रिया कराएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, वैसी चीजें होंगी। ऐसे इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस। अगर जल से क्रिया कराएं तो जल से प्रोटॉन प्राप्त कर लेगा, H प्लस को खींच लेगा, तो जोड़ लेगा ना, तो बन जाएगा C6। अगर H5 है तो एक H को जोड़ के C6H6 बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा ना। यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग है तो वही H मिल जाएगा, या तो ऐसा बनाए C6H6, या तो बेंजीन के साथ H, दिखाओ चाहे ना दिखाओ, क्योंकि आपने जोड़ा है तो दिखा दिया है, अब नहीं दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ये बेंजीन बनेगा। और इसके साथ में जानते हैं क्या बनता है, ये मैग्नीशियम के साथ में X है और OH भी जाके जुड़ेगा, आपको मिलेगा MgOH(X), आपको मिलेगा MgOH(X). तो आपसे पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनाल के लिए कैसे करेंगे, आप याद होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करने के लिए आपको क्रिया कराना है जलीय NaOH के साथ में। हाँ, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, 300 ATM दाब रहेगा, आपको प्राप्त होगा सोडियम फेनॉक्साइड, जिसकी अम्ल से क्रिया कराएंगे आपको फिनाल प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। इस रिएक्शन को याद रखें। अब आपसे पूछे कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन से पहले ये क्रिया कराओ, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, कराएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ में, तो मिलेगा आपको क्या, यही मिलेगा ना, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। अब उसका फिर जल से क्रिया करा लीजिए, मिल जाएगा ना भाई, जो ये मिला है आपको C6H5MgCl मिल जाएगा वहां पे। अगर उसका जल से क्रिया कराएंगे तो वहां पे जल्द H प्लस दे देगा, वहां जुड़ जाएगा H प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिल जाएगा। इस बात को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो याद रखें आप। ये मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया हुई, और सोडियम धातु के साथ पढ़ेंगे आप लोग, जैसे आपने पढ़ा था ना एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ, तो आपको याद होना चाहिए अगर आप एल्किल हैलाइड का सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु से, इस अभिक्रिया को वुड जब क्रिया कहा जाता है, याद होना चाहिए, वुड जब क्रिया कहा जाता है। अगर एल्किल हैलाइड क्रिया सोडियम धातु से कराया जाए शुष्क ईथर में, तो ये थोड़ा रिएक्शन, इसमें Na जुड़ता नहीं है, Na जुड़ता नहीं, आपको यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा, 2 मोल, तो 2 NaX निकल जाएगा, 2 NaX और R जुड़ जाते हैं, एल्केन बन जाता है आपको। इस रिएक्शन को याद रखें, कौन सा रिएक्शन है, वुड जब क्रिया। अब मैं अगर बात करूं एरियल हैलाइड की, अगर सोडियम धातु से क्रिया कराएं तो उस अभिक्रिया का क्या नाम होगा, उस अभिक्रिया को बोलते हैं फीटिक अभिक्रिया, फीटिक अभिक्रिया। अगर एरियल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराएं तो उस अभिक्रिया को क्या नाम देने वाले हैं, फीटिक अभिक्रिया। इसमें भी वही हाल होगा कि आप यहाँ पे 2 C6H5X ले लेंगे, वही यार बेंजीन रिंग बना लीजिए, 2 बेंजीन रिंग के साथ X लिखेंगे और 2 Na कर लेंगे, शुष्क ईथर रहेगा, शुष्क ईथर, क्या 2 NaX निकल जाएगा, 2 Na 2X निकल जाएगा, और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, उसका नाम होता है डाइफेनिल, बाइफेनिल कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी होगा डाइफेनिल, हिंदी होगा बाइफेनिल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बाइफेनिल यौगिक कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी है, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, कब, जब एरियल हैलाइड क्रिया कराएंगे सोडियम धातु से शुष्क ईथर में, इसका नाम होगा, रिएक्शन तो ऐसे ही हो रहा है जैसे एल्किल हैलाइड को हुआ वैसे ही एरियल हैलाइड का हुआ है, बस रिएक्शन थोड़ा नाम अलग है, इसका नाम वुड जब क्रिया, इसका नाम क्या है, फीटिक अभिक्रिया, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि एरियल हैलाइड का शुष्क ईथर में, एरियल हैलाइड का शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, हाँ 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, उसका नाम होता है बाइफेनिल यौगिक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलने वाले हैं, फीटिक अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया को आप फिटिक अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शन को थोड़ा समझें कि क्या होगा भाई, मैंने बताया ना, दो बेंजीन लेंगे, ठीक है, तो हाँ 2x और 2Na निकल जाएगा, 2NaX। अब बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। अगर आपने C6H5 लिया है, अगर आपने C6H5 लिया तो ये जोड़ लेंगे C6H5 C6H5। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगला क्या है, अगला क्या है, मान लीजिए सोडियम धातु से क्रिया कराएं, इन दोनों का मिक्सचर हो। तीन अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक वुर्ज पढ़ते हैं, एक फिटिक पढ़ते हैं, एक वुर्ज फिटिक पढ़ते हैं। उनमें दोनों का योगदान है, इसका भी योगदान होता है, इसका भी योगदान। अगर इन दोनों को मिक्स कर लिया जाए, उसका सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो 2x मिल जाएगा, मतलब 2x 2Na निकल जाएगा, R और बेंजीन जुड़ जाएंगे। अगर आप ध्यान दें, अगर इसका और इसका मिश्रण ले, इसकी क्रिया कराएं सोडियम धातु से, तो यहाँ पे 2x 2Na से निकल जाएगा और R आके जुड़ जाएगा, आपको प्राप्त होगा एल्किल बेंजीन। क्या प्राप्त होगा? इस अभिक्रिया को नाम देने वाले हैं वुर्ज फिटिक। दोनों का मिक्स है ना, वुर्ज है और फिटिक है, दोनों को मिला, दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसका नाम है वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो यही है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण का, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिश्रण का शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो उससे क्या प्राप्त होता है? एल्किल बेंजीन या एरिन भी कह सकते हैं, का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या नाम देने वाले हैं? वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड केवल लेंगे तो वुर्ज अभिक्रिया, केवल एरिल हैलाइड फिटिक अभिक्रिया, दोनों का मिश्रण क्या होगा? वुर्ज फिटिक अभिक्रिया। नाम याद रखिए तीनों का। तो यही है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। आपको यहाँ पे दो नहीं मानना है, क्योंकि 2x हो चुके हैं ना, 2x 2NaX निकल जाएगा, बेंजीन के पास R जाके जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल बेंजीन। क्या नाम होगा? एल्किल बेंजीन। थोड़ा ये याद रखें शुष्क ईथर वाली बातें। अब देखो यहाँ से 2Cl 2Na निकल जाएगा, अगर मान लो पूरा ही कर रहा हूँ तो यहाँ से 2Cl निकलेगा, 2NaCl निकल जाएगा और मेथिल वहां जुड़ जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? मेथिल बेंजीन। इसी का नाम क्या है? टॉलुइन। इसको आप मेथिल बेंजीन कह सकते हैं या टॉलुइन। इसकी बात करें तो ये ना 2Na है, 2Cl, 2NaCl निकल जाएगा। या नहीं, देखिए अपने मन से दो मानना है, मैग्नीशियम दो नहीं मानना है। जब Na से क्रिया करेंगे उसको दो मान लेंगे, क्योंकि ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो है दो वैलेंसी की जरूरत है, मैग्नीशियम की दो वैलेंसी है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है, इसलिए यहाँ पे दो मानते हैं, मैग्नीशियम को एक ही माना गया था, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ से 2Cl 2NaCl निकल जाएगा, एथिल जाके जुड़ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन, और इसका कोई फेमस ज्यादा नाम नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से बना ले इसका। 2NaCl निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन। लिख रहे